इस तरह के आह्वान के रूप में या चर्चाओं के रूप में या छोटे छोटे फिल्मों के रूप में वे ये ब्रेक द चेन कैंपेन को आगे बढ़ाया। देखिए कर्नाटक में स्वास्थ्य कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं और कर्नाटक में कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इन सारी बातों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए पल पल वे खबरें देते रहे। देखिए शुरू से लेकर जैसे ही हम टेलीविजन चैनल ऑन करते हैं तो उसमें हमें बराबर लगातार ये खबरें तो आती रही। आम आदमी को इससे काफी फायदा हुआ था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के खबरें खबरें फैलाना और उनको समझाना जरूरी था, क्योंकि दूसरों की भलाई से ही अपनी भलाई है, बहुत बड़ी बात आज का काफी देर से ही सही मनुष्य ने समझा है अभी इस कोरोना के संकट के दौरान। तो इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही सरकार की, हर पहल को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कामयाबी तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ही बड़ी भूमिका रही। देखिए संकट का दौर है, हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट प्रबंधन एक ऐसी क्षमता है जो जैसी नाजुक हालातों में अनिवार्य बन पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई संकट आ जाता है तो हम ऐसे ही चौंक कर खड़े रहने से दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहां एक नेता को क्या करना चाहिए? कोविड-19 के इस आपातकाल में हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने संकट प्रबंधन के उत्तम दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तालाबंदी के बाद हर दिन केरल के मुख्यमंत्री ने जनता से विचार विनिमय करने का एक सुनियोजित तरीका अपनाया था। हर दिन शाम को 5 से 6 बजे तक कोविड-19 से संबंधित सभी खबरें अपने प्रेस मीट द्वारा वे देते रहे, जिसका राज्य के प्रत्येक माध्यम लाइव संप्रेषण करते हैं। जनता के मन से भय मिटाने में और उनको सतर्क करने में एक अत्यंत सहायक रहा। देखिए एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक शैली भी थी, क्योंकि राज्य के प्रधान या राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो लोगों का आह्वान कर रहा है, लोगों का अभिसंबोधन कर रहा है इसके बारे में, और कोविड संबंधी जो जानकारी जो है वो जल्दी डेली जो रोज की जो जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और लोगों को अक्सर हर दिन वे ये चेतना भी सचेत भी करते हैं, कि चेतावनी भी देते हैं कि हमें घर में बंद होकर रहना है, शारीरिक दूरी का पालन जो हमें हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरह की बातें हर दिन उनके मुंह से सुनाई पड़ते हैं। तो ये संकट प्रबंधन के एक मनोवैज्ञानिक तरीका था, जिसका फल भी आज हमारे पास है। तो देखिए इसके अलावा टेलीविजन चैनल में जो चर्चाएं चल रही है उनके अलावा कई ऐसी सूचनाएं थी जो भिन्न भिन्न रूप से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। कोविड से एक प्रकार के जंग हम लड़ रहे हैं, आम जनता को क्या क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी देने में दृश्य व श्रव्य माध्यमों की भूमिका खूब रही। क्योंकि तालाबंदी जो है, जो पहली बार हम सुन रहे हैं, तो तालाबंदी के बाद ऐसे हो गए कि लोग घर में बिना कोई काम के घर में बंद होकर रह रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम इस तरह घर में बंद होकर रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बीच बीच में ये जो सूचनाएं देते रहे चैनल्स द्वारा, देखिए ये पहला जो स्लाइड में दिखा रही हूँ केरल के एक टीवी चैनल का है। लॉकडाउन के बाद क्या क्या कहाँ कहाँ ताला लगा रहेगा और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, अगर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो इन सब की जानकारी इन सूचनाओं के द्वारा बीच बीच में वे दिखाते रहे चैनल्स में, और बीच बीच में उनकी घोषणा होती रही रेडियो में भी। और दूसरा जो स्लाइड दिखा रहे हैं, ये जो तमिलनाडु के टेलीविजन चैनल्स में आ रहे थे, वो ये है कि जो हर दिन कोविड के कितने मरीज अभी भर्ती हो गए हैं, कितने लोगों के केस पॉजिटिव हो गए हैं, कितने लोगों को रोग मुक्ति हो गए, एक प्रकार की ग्राफ हमें दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो महामारी जो है, इसका बढ़ाव कहाँ तक है और कहां तक हम इससे बच पाएंगे, इन सारी बातों से हमें अवगत या सचेत करने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। तो ये तीसरा जो स्लाइड जो है, एक प्रकार से कार्टून की तरह हमें दिखा रहे हैं घर में बंद रहने से सुरक्षित हम कैसे रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। एक चौथा जो स्लाइड जो है, वो जो एक रूट मैप है, एक नया तरीका हमने केरल में अपनाया था, क्योंकि केरल में इसके पहले निप्पा वायरस के एक बीमारी यहाँ आ गई थी, पहले महामारी। उस समय हमने ये जो इसका परीक्षण जो किया था, इसमें सफल भी निकला था।
जैसे ही एक व्यक्ति कोविड का पॉजिटिव हो जाते हैं, उस व्यक्ति उस हफ्ते में कितने लोगों से उनका संपर्क हुआ, कहाँ-कहाँ वे गए थे, किन-किन लोगों से मिले, तो इन सब की जानकारी उस व्यक्ति से, उस मरीज से पूछकर एक रूट मैप तैयार करते हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग को बहुत बड़ी सहायता मिली, ताकि उन सबको वे क्वारंटाइन में लाया गया। होम क्वारंटाइन में या रूम क्वारंटाइन में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको डाला गया, ताकि ये जो बीमारी ब्रेक चेन को वहीं पर हम ब्रेक कर लें, क्योंकि उससे वो जो सामाजिक व्यापन की तरफ नहीं जाए, इसलिए ये रूट मैप बहुत ही जरूरी रहा था। इसके भी सूचना हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा और उसके साथ साथ सोशल मीडिया द्वारा जनता तक पहुंचा सकते। आगे हम इसके बीच में मैं एक और बात बताना चाहूंगी, जब भी कोई बड़ी बात होती है, उनमें कुछ अनसंग हीरोज होते हैं, गुमनाम नायक, जिनके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर मुझे ये जो ऐसे कुछ हीरोज के बारे में, कोविड के इस जंग के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले ये पुलिस कर्मचारी। देखिए, पुलिस के नाम सुनते ही हमारे मन में या आम आदमी के मन में एक प्रकार का भय पैदा होता है। इसका कारण स्वयं पुलिस भी है, क्योंकि कुछ ऐसी जबरदस्ती वे कर लेते हैं, तो इसलिए पुलिस जो है वो एक भय का कारण बनकर रह गया था। लेकिन कोविड से हो रहे संघ में पुलिस के योगदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं मार्च के अंतिम सप्ताह में यहाँ तालाबंदी की घोषणा की गई थी। अगले दिन से सड़क में निकलना बंद था, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास पड़ोस के लोगों को हड़ताल के दिन में भी वे घर में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सो ऐसे घर में बंद होकर रहना जैसे कि आजादी को छीनने जैसा है, तो वे आजाद पंछी है, तो वे सड़क पर निकलने लगे। लेकिन पहले तो पुलिस ने उनको डरा धमका के वापस भेजा, तब तो काफी कंप्लेंट्स या काफी शिकायतें आ गई। फिर सरकार की तरफ से एक घोषणा हो गई, पुलिस को ये चेतावनी दी गई कि किसी के साथ जबरदस्ती मत करना है, उनको सलाह मशवरा करके उपदेश देकर वापस लौटाने हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई उनके लिए, पुलिस के लिए। तो देखिए, ये पहला स्लाइड में दिखा रही हूँ, ये जो लॉकडाउन के बाद सड़क का दृश्य है। देखो कितने लोग सड़क पर है, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई बहाने, वे कोई ना कोई बात कह के वे घर से बाहर निकल आते हैं, और ये देखने के लिए कि मेरे अलावा कौन कौन सड़क में है। तो इतने लाइटली, मतलब इतने ऐसे वो सीरियसली नहीं ले रहे थे पहले कोविड-19 जैसी बीमारी को। तो उस समय पुलिस उनको उपदेश देकर वापस लौटा रहे थे, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत की बात थी। और ये भी नहीं, 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो आखिर जो जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा है, तीसरा स्लाइड देख लीजिए, वो खाना खा रहे हैं। लेकिन पुलिस के संबंध में पुलिस का ये जो चेहरा जो है, हमारे मन में कभी नहीं था, या हमारे अनुभव में भी कभी नहीं था। इसे हम तक पहुंचाया था दृश्य माध्यमों ने। इसके लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पुलिस तो हमारे लिए हमेशा एक भय जगाने वाला या हमारे प्रति जोर जबरदस्ती करने वाला एक सेना बनकर रह गई थी। एक और दूसरा मैं एक दिखाना चाहूंगी, नर्सेस। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, उसका इलाज के लिए हम अस्पताल जाते हैं, वहां भर्ती हो जाते हैं। अस्पताल से निकलते वक्त हम जरूर शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर के, लेकिन ये जो नर्स के बारे में हम भूल जाते हैं। लेकिन इस कोविड जंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं नर्स, जिनकी सेवा और त्याग को हम भूल नहीं पाएंगे। अक्सर ये लोग हाशिएकृत किए जाते हैं, पर महामारी के इस नाजुक हालात में उनकी सेवा और कर्म निरता की खबर जनता तक पहुंचाई थी मीडिया ने। क्योंकि मीडिया ने हर दिन ये जो लोगों के काम को, या उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे इलाज के लिए, लोगों की रक्षा के लिए वे अस्पताल में काम कर रहे हैं 24 घंटे। देखो, ये पहले स्लाइड में वे दिखा रहे हैं, प्यार का निशान है सभी से, मतलब ये जो दुनिया भर में प्यार भरे ऐसा वो संदेश वो दिखा रहे हैं। और दूसरे दोनों स्लाइडों में हम देख रहे हैं कि वो कैसे मरीजों का इलाज करते हैं। तो इन ऐसे अनसंग हीरोज के बारे में हमारे पास जो खबरें पहुंचाई थी, वो दृश्य माध्यमों की तरफ से और सोशल मीडिया की तरफ से, तो उनको एक बहुत बड़ा सैल्यूट देना चाहिए। अब हम जाएंगे नव माध्यमों की ओर, यानी कि सोशल मीडिया की ओर। आज हम सबके बहुत ही निकट है नव माध्यम। कोविड के जंग में नव माध्यम यानी सोशल मीडिया ने बहुत ही सराहनीय भूमिका अदा की है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था।
उनके प्रयत्न अब भी चालू है। नई पीढ़ी के सबसे निकटतम माध्यम होने के कारण उन पर प्रभाव डालने योग्य कार्यक्रमों द्वारा सभी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप या ट्विटर या इंटरनेट, सभी इस जंग में जागरूक होकर जनता के साथ रहे। देखिए, ये एक अभियान है ब्रेक द चेन, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो बताई थी। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए अभियान है, एक सरकारी पहल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में सोशल मीडिया सफल नहीं, क्योंकि जनता को ज्यादा प्रभावित करने वाली मीडिया भी सोशल मीडिया है। फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप संदेशों के द्वारा, ट्विटर पर ए ब्रेक द चेन कैंपेन को प्रत्येक स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी कार्यालयों में, अन्य संस्थाओं में किस तरह इस कोविड संबंधी सावधानियां बरतनी है, इन सब की जानकारी पहुंचाने में सोशल मीडिया काफी सफल रही। ये दूसरा जो स्लाइड जो है कोविड-19 जागरूकता पोर्टल है। तो इसमें हम अगर लॉगिन करके कोविड संबंधी जानकारी, हमारे पास पड़ोस में जो कोविड बीमार जो लोग जो है, तो इन सब की जानकारी और कोविड पॉजिटिव होने पर हमें क्या-क्या करना चाहिए, ये जो बुनियादी जो जानकारी जो है हमें मिलने के लिए कोविड-19 जागरूकता पोर्टल में लॉगिन करना है। ये बात भी जो नव माध्यमों ने हम तक पहुंचाई थी। और तीसरा स्लाइड जो है प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड लव्ड वन फ्रॉम कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस में किस तरह हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धो के हम वायरस को भगा सकते हैं, और छींकते वक्त कैसे छींकना चाहिए, और शारीरिक दूरी कैसे बनाए रखनी चाहिए। और ये इन सारी बातों को बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस की तरह, टिकटॉक वीडियोस के द्वारा और कई विज्ञापनों के द्वारा, इस सूचना पट के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा हम तक पहुंचाने में नव माध्यम काफी बहुत काम किया है। और उसी तरह देखें, ये मोबाइल ऐप हम सबके हाथ, आज हम मोबाइल के बिना हम सांस भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स में ये दुनिया है, ये मोबाइल के द्वारा। तो इसमें खबरें भी फिंगर टिप्स में हमें मिल रहे। इसमें जो दोनों स्लाइडों में दो मोबाइल ऐप दिखा रही हूं मैं। तो ये मोबाइल ऐप जो है, एक पहला जो है जियो के गवर्नमेंट ऑफ केरला के डायरेक्ट ऐप है, मोबाइल ऐप है। तो इसके द्वारा कोविड-19 संबंधी सारी खबरें हमें मिलती रहेगी। और दूसरा जो है आरोग्य सेतु ऐप है। तो ये आप सब जानते हैं। तो हमारे पास पड़ोस में जो भी ऐप है, उन सबको, मतलब जो भी बीमार है, उन सबकी जानकारी पहुंचाने में ये कामयाब रहा। और आगे है कार्टून, एक मीडिया है कार्टून भी। देखिए, कोई भी गंभीर बात हो, सरल तरीके से हमें समझाने के लिए कार्टून बहुत ही अच्छा मीडियम है। हम कह सकते हैं गागर में सागर भरने वाली बात है। देखिए, पहली जो कार्टून जो है, एक औरत ट्यूटोरियल ले रहे हैं, ट्यूशन ले रही है यूट्यूब से, किस तरह घर में बंद होकर रह सकते हैं। और दूसरा जो है, घर में हम कैसे आराम से रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तीसरा थोड़ा मजाक वाला है, क्योंकि ये मास्क की अहमियत को समझाने के लिए है। दशानन जो है अपने 10 मुंह पर मास्क लगा के रखा है, क्योंकि मास्क की अहमियत को पहचान लोगों तक पहुंचाने के लिए है। और चौथा कार्टून देख लीजिए, ये जो सरकार, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी सभी कोरोना वायरस को पीछे खींच रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं तुम घर पर सुरक्षित रहे। तो ये जो जानकारी जो है बार बार लोगों को बताइए, तभी तो वे मानेंगे। और चौथा कार्टून भी, सॉरी, पांचवा कार्टून भी वही है, क्योंकि लॉकडाउन जो है एक सीमा रेखा है। तो उसके अंदर, क्योंकि सीमा रेखा मतलब हम घर में रह रहे हैं, वो वहां तो कोरोना वायरस तो नहीं आएगा, तो आप घर में ही बंद होकर रहिए। और छठा भी वही है, कोरोना के मुंह पे मत जाइए, आप घर में सेफ रहिए। कार्टून के द्वारा आपको समझा रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया ने हम तक पहुंचाई है। और देखिए, ये ड्रोन जो है, आप सब जानते हैं, बड़े बड़े नगरों में और बड़े बड़े देशों में सुरक्षा के लिए ड्रोन होते हैं, निगरानी करने के लिए। हमारे केरल में भी ये जो कोविड संबंधी जानकारी के लिए, यानी कि कहीं कोई लोग कहीं अटक न जाए, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है यहाँ। तो वहीं कोई लोग, किसी को कोई तकलीफ में है, कोई यात्रा करके वहीं सीमा पर अटक गए हैं, इन सब की जानकारी के लिए, और कोई सड़क पर निकल रहा है, सब देखने के लिए ड्रोन का परीक्षण भी किया गया था। ये भी बहुत एक अच्छा मीडियम था। तो ये भी इस जंग में काफी कामयाब रहा था, एक बहुत ही अच्छा हथियार रहा है। अभी देखिए, हम ट्रोल्स की ओर जाएंगे।
देखिए, व्यंग्य एक साहित्यिक विधा है, उसके सबसे नवीनतम रीति है एक ट्रोल्स। ट्रोल्स के बिना कोई भी बात अब चलते भी नहीं है। लेकिन इसमें ये जो हो गया था, जैसे कि मैंने पहले कहा था, तालाबंदी के बाद काफी लोगों में मानसिक तनाव बढ़ने लगा था। तो ऐसे में इस तरह के ट्रोल्स द्वारा उस तनाव को थोड़ा ढीला करने में, क्योंकि ये जो ट्रोल्स द्वारा वे मैसेज ही भेजते हैं लोगों को। देखिए, हिंदी के फिल्मी गानों के जरिए वे समझाते हैं कि शारीरिक दूरी बनाए रखने की प्रधानता या कि उसका महत्व क्या है। शारीरिक दूरी दूरी बनाए रखना ही कोविड-19 के प्रतिरोध की सबसे प्राथमिक बात है। और दूसरा जो है, टॉम एंड जेरी कार्टून के द्वारा उसके कोरोना वायरस पर ट्रोल निकाला गया है। और तीसरा जो है, कोरोना वायरस से बचने के लिए इंडिया में मास्क, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। चौथा वाला थोड़ा मजाक है, क्योंकि लॉकडाउन हुलिया कैसा रहेगा इस तरह की। देखिए, ये जो है हमें दिखने में तो बहुत ही सरल लगेगा, उतना सिल्ली लगेगा, लेकिन इससे जो संदेश लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच काफी लघु फिल्में भी निकली थी, ये मीडिया की तरफ से, कोरोना संबंधी फिल्में। और खास बात यही है कि इसमें बड़े बड़े फिल्मी अभिनेताओं से लेकर पुलिस कर्मचारी तक छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाई। एक बहुत अच्छी मीडिया थी ऐसा ये, क्योंकि ये जो माध्यम जो है, फिल्म ऐसा एक माध्यम है, लोगों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें कोरोना के प्रतिरोध में एक नए हथियार के रूप में हमारे सामने आते रहे। अब कुछ अन्य बातों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। लॉकडाउन के बाद काफी जो विद्यालय जो है, कॉलेजेस जो है, बंद हो गए थे। तो ऐसे में बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने में मीडिया सबसे पहले आ गई। कई ऐसे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीविजन चैनल्स भी बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए सबसे पहले आ गई थी, आगे आ गई थी। जगह जगह चलने वाली सामूहिक रसोई की खबरें हर दिन जनता तक पहुंचाई। कोविड संबंधी वैज्ञानिक विवरण, क्योंकि ये जो वायरस जो है, उसका साइंटिफिक जानकारी हमें लेनी चाहिए थी, वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया द्वारा जनता तक पहुंचाने में भी मीडिया कामयाब रही। तालाबंदी से उत्पन्न मानसिक तनाव से दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए, और खास तौर पर सरकारी कामों में पूर्ण सहयोग दिया। अब हम कुछ अपवाद की बात कहेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम 100% पूर्ण है ऐसा नहीं कह सकता। किसी भी कार्य में सकारात्मक पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी होता है। मीडिया भी इससे अछूते नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि मानव सुलभ कमजोरियां है, उसी तरह मीडिया सुलभ कमजोरियां कुछ मीडिया की तरफ से भी हुई है। कुछ अफवाहें फैलाने वाली खबरें भी इधर उधर से आती रही जरूर, पर जनता सक्रिय और जागरूक थी, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई। राजनीतिक मुठभेड़ तो इस काल में भी है, जिसका प्रतिफलन इस कोविड जंग में भी बीच बीच में आता रहा जरूर। पर आमतौर पर देख लिया जाए तो संकट की इस नाजुक घड़ी में मीडिया की संभावनाएं असीम रही, सराहनीय रही। इसीलिए मैंने कहा, ये जो मीडिया के रोल के बारे में मैं खास तौर पर कोविड-19 के सिलसिले में कह रही हूँ। पत्रकारिता के संबंध में हमारे बहुत सारे अन्य बातें हैं, समर्थन में और पक्ष में और विपक्ष में। देखिए, आखिर में इतना कहना चाहूंगी, कोविड ने हमें कुछ बातें सिखाई जो हम भूल गए थे। दूर रहकर भी साथ रहना, दूरी कोई मायने नहीं रखती। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। अजनबी हालातों को निडर होकर अपनाए। अपनी प्रगति पर ज्यादा गुमान न करो भाई। एक अणु के सामने आज दुनिया सर झुकाए बैठी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो मैडम ने ये स्लाइड्स अभी आपको दिखाई, और इसके माध्यम से आपने हर पहलू को उसमें देखने की कोशिश की होगी। अब मीडिया जो है वो असल में काम कर तो रहा है, लेकिन कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, जैसे मैडम ने बोला कि हर सकारात्मक पहलू के साथ में नकारात्मक पहलू भी। अब कई प्रश्न इसमें ऐसे आए हैं कि
कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबों का मुद्दा जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं दिखाया गया। एक प्रश्न यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, जयउल्ला खान पठान जी हैं, ये सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा है सब। हाँ, तो आप कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखा था, मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न कीजिए तो आपको उत्तर सुमा मैडम देंगी। हाँ 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 मैडम, हाँ बताइए। मैं जैनुल्ला पठान, हाँ एडवोकेट बीडी हम्बड़े महाविद्यालय आष्टी, जिला महाराष्ट्र, जिला बीड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैडम, आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हमारी शिक्षा नीति को लेकर, हमारी संरक्षण नीति को लेकर तथा स्वास्थ्य को लेकर इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन कोविड के चलते हमारी ये जो कच्चा चिट्ठा है सब कुछ उजागर हो चुका है और अब हमें मेडिकल सीटों को लेकर ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर मरीज ज्यादा और डॉक्टर कम हो रहे हैं और इसका परिणाम बहुत से लोग जो है मृत्यु का सामना कर रहे हैं। उसी प्रकार शिक्षा को लेकर, आधुनिक शिक्षा को लेकर हम इतने गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन आजकल जो है वेबिनार के माध्यम से और ऑनलाइन शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। इस बात को लेकर आप कुछ कहेंगी? है क्या? बंद कर दो। आवाज आ रही है सुमा मैम? आवाज आ रही है? हाँ जयउल्ला जी, आपका प्रश्न हो गया ना? हाँ सुमा मैडम, आप बताइए। सुमा मैम? हाँ सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ जी मैम, बोलिए जी, थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा मैम। अगला हाँ, उनका जो प्रश्न जो है मैं पूरी तरह सुन नहीं पा रही थी। उन्होंने इतना तो मैंने सुनी कि वो जो डॉक्टरों की संख्या कम और मरीजों की ज्यादा है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। शायद महाराष्ट्र की बात उन्होंने कही होगी, है ना? जी 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 जी। और शिक्षा संबंधी जो बात उन्होंने कही थी वो मैंने सुनी नहीं। वो प्रश्न क्या थी? वो ये कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था पर, जो मेडिकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का जो ये इस कोविड-19 में जो चिट्ठा खुला है कि वास्तविकता है क्या, शिक्षा पर हमने ध्यान कितना दिया है। वो ये ऐसा कहना चाह रहे थे कि मीडिया को इसमें भूमिका अगर ये पहले से निभाती तो ये स्थितियां ना आती। बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई मुझे, लेकिन जहां तक मैं केरल में रहती हूँ मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो शिक्षा की जो व्यवस्था जो है ऐसी पहले से बनी है। लेकिन मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि कोविड-19 के दौरान जब इतने सारे मरीज आने लगे थे तो केरल सरकार ने सबसे पहला काम ये किया था कि बहुत सारे डॉक्टरों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 500 से अधिक डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट दिया था हॉस्पिटल में, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स की आवश्यकता थी। और कुछ डॉक्टरों को बाकी, जैसे कि हमारे कर्नाटक के सीमावर्ती प्रांत थी, वो जो कासरगोड मेडिकल कॉलेज में उस समय डॉक्टरों की कमी थी और जो भी लोग वहां मरीज थे वे कर्नाटक में जा रहे थे और कर्नाटक के सरकार जो हमारे मरीजों को वहां लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उसी समय यहाँ हम पीएससी द्वारा गवर्नमेंट सरकारी अपॉइंटमेंट करके काफी डॉक्टरों की नियुक्ति की थी। ये जो बात जो है केरल सरकार के, वो सराहनीय काम था। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के संबंध में उन्होंने जो कहा बहुत ही सही है, क्योंकि वहां शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षित जब हम ज्यादा एजुकेटेड होता है तभी तो हमें जानकारी भी मिलती है इससे प्रतिरोध करने में हमें क्या क्या होना चाहिए, वो अवबोध तो तभी तो आ सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा जयउल्ला खान जी कि मैं लगभग 6 महीने के प्रवास में केरला में रहा हूं और वहां की जो पुलिस व्यवस्था है और जो वहां की
ये चिकित्सा व्यवस्था है और जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे हम सभी पूरे देश के जो राज्य हैं उनको सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। मैं यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में केरल पे जिस स्तर पे शिक्षा पे काम हुआ है, मेडिकल क्षेत्र पे काम हुआ है, जैसा कि मैडम ने अभी दिखाया भी, बताया भी, वो सराहनीय है। जैसे महाराष्ट्र की बात अभी जयउल्ला खान जी ने की है, महाराष्ट्र के हमारे मित्र पत्रकार बंधु हैं सतप्पा जी, शायद आप जानते होंगे, वो भी इस चीज को लेके कहते हैं कि जो सरकार को करना चाहिए था इस क्षेत्र में काम, वो नहीं किया उन्होंने, और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन जिस तरह से मरीज बढ़े और वो बिना इलाज, ये कहिए कि मेरा मेडिकल फैसिलिटी का, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खैर ये बातें, अब इसके बाद अब जो हमारा आने वाले जो अब वक्ता हैं, लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं, चिंतक भी हैं, शिक्षक भी हैं, और हमारे इस भारत देश के एक छोटा, जिसको भारत बोला जाता है, मॉरिशस से वो हैं सुरीति मैम। आप हैं अभी? सुरीति मैम, सुरीति मैम, सर पार्टिसिपेंट में चेक कीजिए, उनको एक बार वो दिखाई दे रही हैं क्या? हाँ इसमें तो दिख रही है वो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, एक बार उनको चैट। दीदी नमस्कार। दीदी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए दीदी। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, अब आपकी आवाज आई है। तो मैं ये इनके बारे में अभी आपसे जिक्र कर रहा था। तो मात्र 3 दिन के हमारे परिचय में इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और इन्होंने जो इस कार्यक्रम के लिए सीखा, वो सीखा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे भारत में बैठी हुई एक कवित्री, एक लेखिका, जो इतना अच्छा, इनकी 2 काव्य संग्रह हैं, इनके 3 इनके जो है गजल संग्रह और एक कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है, और ब्रिटेन सरकार द्वारा इन्हें विदुषी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। और मॉरिशस के जो रेडियो प्रसारण है, जो टीवी प्रसारण है, उन पर समय समय पर इनकी वार्ताएं आती रहती हैं। तो अब ज्यादा समय ना गवाते हुए कि हम वहां पर क्या स्थिति है या वहां पर किस तरह से फेस किया जा रहा है इस कोविड-19 को पत्रकारिता के संदर्भ में, तो दीदी मैं आपसे अब आमंत्रित देता हूं कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप अपना वक्तव्य हमारे इन सभी श्रोताओं के सामने रखिए। सभी आतुर हैं आपको सुनने के लिए। तो आप सुरीति मैम। मॉरिशस से मैं सुरीति आप सभी को नमन करती हूँ, विशेष रूप से डॉक्टर राम भरोसे सर जी, डॉक्टर सुनीता मैम, पहले जिन वक्ताओं ने कोरोना काल के ऊपर बात की, अशोक दास जी जिन्होंने सोशल मीडिया पर बात की, पुनीत जी, और केरल से सुमन जी ने। और ये सचमुच कठिन दौर है। आपको ये आवाज आ रही है सभी को? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही मैडम। दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीदी। नहीं आ रही मैडम। आवाज आ रही है लेकिन बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही मैम। क्लियर नहीं आ रही मैम। दीदी एक बार बोलिए। अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा माइक पीछे रखिए, माइक थोड़ा सा अपना ना, ये जो माउथ पे लगा, हाँ थोड़ा सा दूर रखिए इसको। अब बोलिए। दीदी शायद नेटवर्क तो दिक्कत नहीं हो रही उधर? आवाज आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही मैडम। कुछ आवाज डिस्टर्ब हो रही है दीदी। माइक को हटा के आप सिस्टम का वो माइक्रोफोन यूज कीजिए।
मोबाइल के माइक्रोफोन से दीदी यूज करें आप। जी अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज तो आ रही दीदी, लेकिन डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में, ऊपर नीचे हो रही है आपके आवाज। सिस्टम के निकट कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो भी ऐसा आ सकता है। आसपास कोई बिजली का सामान तो नहीं रखा दीदी आसपास? हाँ है तो, लेकिन उसको सिर्फ टीवी और कुछ नहीं आसपास। मेरी टीवी काफी लो हो रही है, बैटरी लो हो रही है, सॉरी लेकिन जी जी इसमें टीवी को ऑफ कर लीजिए। टीवी ऑफ कर लीजिए, चार्जिंग लगा दीजिए मैडम इसमें मोबाइल में। जी जी, क्योंकि सुबह से आप सभी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। मोबाइल लेके आप बैठी थी। मोबाइल लेके आप दूसरे स्थान पे भी जा सकती है जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। बड़े धैर्य से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब ठीक आई है, अब ठीक आई है। थोड़ा सा और आगे जाइए जहाँ पर नेट के अब आ रही है। हाँ अब सही आ रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हाँ परिवर्तन किया है जी। तो सभी को फिर से व्यवधान तो हुए लेकिन जुड़ पाई। अब सभी को बारी होगी तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ जी। आवाज आ रही है जी? देर पे बताएं। आवाज आ रही दीदी? आ रही है। आज शुरू कीजिए, शायद ठीक हो जाएगी। हाँ आप बोलते रहिए दीदी, आवाज आ रही है जी। माइक के सभी लोगों को, मेरे अपनों को कोरोना काल से निपटना है। सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, कठिन दौर गुजर जाएगा, हम सभी कोरोना काल के प्रत्यक्षदर्शी बन जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को घरेलू युद्ध भूमि की कहानियां सुनाएंगे। सचमुच आज का जो विषय है, विषय बहुत आज के लिए प्रासंगिक है और काफी लोगों ने बात की है। पर अगर मॉइस्चर की बात करूं तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ मीडिया को लेके ज्यादा दुविधा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है MBC, उसका रेडियो और टीवी के माध्यम से हम लोग 16 मार्च से लॉकडाउन में है। उस दौरान जो जो खबरें हम लोगों को मिलती है उसी को लेकर हम जी। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आप उस माइक्रोफोन को निकाल लीजिए, शायद माइक्रोफोन की खराबी है। माइक्रोफोन निकाल के रही है मैम, आवाज आ रही है। आप बोलते रहिए वैसे आवाज। हाँ आवाज तो आ रही दीदी, आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। मुझे लग रहा है शायद बैटरी काफी लो हो रही है, दिक्कत हो रही है शायद इसी वजह से। दीदी से चार्जिंग पॉइंट पे लगा दीजिए, वहीं पे जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है वहीं से बात कर लीजिए। जी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज। आ रही है। जी आवाज आ रही है? यस। हाँ दीदी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी। हेलो, क्या आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है दीदी, आवाज आ रही है, कंटिन्यू रखिए। जी। तो मैं आपको मॉइस्चर के बारे में बता रही थी। 16 मार्च से हम लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन इस दौरान हमें सबसे अच्छी स्थिति यहाँ नजर आई। 325 हम लोगों के पास और कोरोना पॉजिटिव आए थे, केस आए थे,
लेकिन बहुत जल्दी ही सरकार की मदद से, क्योंकि हमें यहाँ पर मीडिया को लेकर कोई स्थिति नहीं है, सिर्फ मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है जिसको हम लोग सिर्फ समाचार और रेडियो के माध्यम से हमें सूचना मिलती रही। और एक सबसे जो अच्छी बात है, सकारात्मक रूप से कहूंगी कि जो सरकार ने हमें निर्देश दिए थे उनका पालन बहुत कड़ाई से किया गया। लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। अभी हट गए क्या मैडम इसमें से? मैडम मैंने भी अभी कराया वो। अरे बस मैडम लास्ट मैं तो आपका ये वो उसके लिए फोन किया था, अब आप ही का होने वाला अंतिम में ना सबको, क्योंकि हाँ ये दिक्कत हो। मैं तो कब से इसमें ढूंढ रहा हूँ आपको, मैंने कहा जब आप दिखे नहीं तभी मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा मैडम कहाँ चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैम आप चालू रखिए अपना। जी मुझे लग रहा है आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। बाकी ये सुमा मैडम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी मैम, और ये सब रिकॉर्डिंग हो गया है मैडम, ये हमारे काम आएगा आगे। सुरेती मैम जी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोलते रहिए। नहीं सच में समझ आ रही है तब तो मैं बात आ रही है आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। आप आराम से बोलिए, चाहे ऑडियो वीडियो ऑफ करके बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नहीं वीडियो तो ऑफ हो गया अपने आप ही, आई नहीं रहा, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही दीदी, आप बोलते रहिए कंटिन्यू बिल्कुल। जी क्योंकि मुझे एकदम से मैं सहज नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि ना तो मुझे आवाज पता लग रही है, ना मुझे ये पता लग रहा है मेरी बात जा पा रही है या नहीं। आपकी बात पूरी जा रही है, आप बोलते रहिए दीदी, ठीक है, आराम से बोलिए आप जी, कंटिन्यू रखिए। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मॉरिशस में 12 लाख की जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ पर अगर एक भी अनुशासनहीनता की बात होती है